मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट अचानक से बिल्कुल खाली हो गया है। बहुत ही डरावना ख्याल है ये। हाँ, और जिस दोस्त पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे ना, वो इस मुसीबत के वक्त आपका फोन ही नहीं उठा रहा। अरे बाप रे। और तो और आपकी कंपनी आपको बिना किसी नोटिस के निकालने वाली है। मतलब चारों तरफ से मुसीबत। बिल्कुल। तो आमतौर पर कोई भी इंसान ऐसे वक्त में पूरी तरह टूट जाएगा। उसे लगेगा कि यार बस दुनिया खत्म हो गई है। हाँ, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पैनिक कर जाएगा। एकदम। लेकिन आज से करीब 2000 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ ऐसे हालात पर कहता है कि हाँ, बहुत बढ़िया, खुश हो जाइए। खुश हो जाइए। हाँ, वो कहता है कि यही तो एकदम सही मौका है इन लोगों के असली चेहरे पहचानने का। और यही बात इस ग्रंथ को इतना अलग और खास बनाती है। सही बात है। मतलब ये आपको कोई झूठी सांत्वना नहीं देता, बल्कि आपको हकीकत का एक बहुत ही साफ आईना दिखाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, सब कुछ फेयर हो, लोग हमेशा अच्छे हों। हाँ, हम सब यही तो उम्मीद करते हैं। लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती। और यही वजह है कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो कोई आम दार्शनिक किताब नहीं है। हमारे पास जो भी लेख, ट्रांसक्रिप्ट्स और अनूदित पीडीएफ हैं, वे सब चाणक्य नीति के पहले अध्याय पर आधारित हैं। जी, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। हाँ, ईमानदारी से कहूं तो इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई पुरानी धार्मिक किताब पढ़ रहा हूं। ये किसी सर्वाइवल मैनुअल की तरह ज्यादा लगता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, सर्वाइवल मैनुअल। है ना? एक ऐसा यथार्थवादी चश्मा जो दुनिया की कड़वी सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रख देता है। बिल्कुल। तो आज हम यही डिकोड करेंगे कि चाणक्य का ये जो नजरिया है वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारे इन जटिल रिश्तों में हमारे लिए एक चीट कोड कैसे बन सकता है। और देखिए, इस चीट कोड को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि चाणक्य अपनी बात शुरू कैसे करते हैं। वो तो है। दिलचस्प बात यह है कि वे खुद को किसी सर्वोच्च ज्ञानी या भगवान के रूप में पेश नहीं करते। पहले ही श्लोक में त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को नमन करने के तुरंत बाद वे एक बहुत अहम बात कहते हैं। हाँ, मैंने भी उस हिस्से को बहुत ध्यान से पढ़ा था। वे स्पष्ट करते हैं कि वे जो नीतियां बताने जा रहे हैं ना, वे उनके अपने अकेले मन की उपज नहीं है, बल्कि वे नाना शास्त्रोद्धृतम है। मतलब कई अलग अलग शास्त्रों और ग्रंथों का पूरा निचोड़। बिल्कुल। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो आज की किसी बेहतरीन रिसर्चर या किसी डेटा एनालिस्ट जैसी बात हो गई। हाँ, एकदम वैसा ही अप्रोच है। वे कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जो काम का नहीं था उसे हटा दिया है, और अब मैं तुम्हें सिर्फ वो दे रहा हूं जो असल में काम करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। चाणक्य कोई नया धर्म नहीं बना रहे थे, वे एक मजबूत व्यवस्था बना रहे थे। और इसीलिए वे ज्ञान का उद्देश्य भी बहुत साफ कर देते हैं शुरुआत में ही। उनके अनुसार ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें चाटना या बहुत सारे श्लोक रट लेना नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है उनके हिसाब से? इसका असली मतलब है क्या सही है और क्या गलत, यानी कार्य और अकार्य के बीच का भेद कर पाना। अच्छा। मतलब अगर आपके पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में आपको ये नहीं पता कि कौन सा कदम उठाना है और कौन सा नहीं, तो चाणक्य की नजर में वो सारा ज्ञान पूरी तरह से बेकार है। बाप रे, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हाँ, ज्ञान वही है जो आपके व्यवहार में दिखे और आपको सही फैसले लेने के लायक बनाए। तो इसे ऐसे समझते हैं कि ये किसी भी जटिल गेम को खेलने से पहले उसके नियम और शर्तें, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ने जैसा है। बिल्कुल, मैदान में उतरने से पहले गेम के नियम जानना। हाँ, लेकिन एक बात जो मुझे इन स्रोतों को पढ़ते हुए थोड़ी खटकी, वो ये है कि क्या सिर्फ कुछ पुराने श्लोक या नियम जान लेने भर से एक आम इंसान अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले ले सकता है? आपका सवाल बहुत जायज है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो बहुत फर्क होता है ना? फर्क होता है, और देखिए चाणक्य भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। वे आपको ये नहीं बता रहे कि अगर फला समस्या आए तो बस यही एक काम करना है। अच्छा, तो वो क्या दे रहे हैं? वे आपको सोचने का एक ढांचा दे रहे हैं, एक फ्रेमवर्क। वे इंसान के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच को जगाना चाहते हैं। समझ रहा हूं। जब आप सही और गलत का पैटर्न एक बार समझ जाते हैं ना, तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे वो 2000 साल पुरानी हो या आज के किसी हाईटेक कॉर्पोरेट बोर्डरूम की हो, आप सही फैसला ले ही लेंगे। ये बात तो है।
और ये सोचने का ढांचा सबसे ज्यादा तब टेस्ट होता है जब बात उन लोगों की हो जिन्हें हम अपने सबसे करीब रखते हैं। बिल्कुल, रिश्ते। हमारे स्रोत सामग्री में श्लोक 4 और 11 का जिक्र है, और सच कहूं तो इसे पढ़कर मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई। हाँ, वो हिस्से थोड़े कड़वे हैं। चाणक्य एक बहुत ही क्रूर चेतावनी देते हैं यहाँ। वे कहते हैं कि एक बहुत समझदार इंसान भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है अगर वो 3 गलतियां करें। पहली, किसी मूर्ख को उपदेश दें। दूसरी, किसी बुरे चरित्र वाले इंसान के साथ रहें। और तीसरा, हमेशा दुखी और नकारात्मक रहने वाले व्यक्ति की संगति करे। सुनने में ये बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, सोचिए, हम अक्सर लॉयल्टी या वफादारी के नाम पर उन दोस्तों या रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं जो हमेशा बस शिकायत ही करते रहते हैं। हाँ, ऐसे लोग तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। या जिनकी आदतें बहुत खराब हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें एक दिन बदल देंगे। हाँ, हम सबको लगता है कि हम किसी के सेवियर या उद्धारकर्ता बन सकते हैं। और वही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। चाणक्य कहते हैं कि आप उन्हें ऊपर नहीं खींच पाएंगे, बल्कि वे आपको अपने स्तर तक नीचे खींच लेंगे। बाप रे! इसे मनोविज्ञान में इमोशनल कंटेजियन या भावनाओं का संक्रमण कहते हैं। एक नकारात्मक व्यक्ति आपकी सारी ऊर्जा चूस लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब चाणक्य यहाँ आपको अपने आसपास के माहौल को लेकर एकदम निर्मम होने को कह रहे हैं। बिल्कुल निर्मम। निर्मम होने की बात से मुझे वो हिस्सा याद आ रहा है जहाँ चाणक्य रिश्तों को परखने का एक नियम देते हैं। हाँ, वो टेस्टिंग वाला हिस्सा। वे कहते हैं कि सेवक को तब परखो जब उसे कोई अहम काम सौंपा जाए। सही है। रिश्तेदार को संकट के समय परखो, मित्र को विपत्ति या बुरे वक्त में परखो, और पत्नी को तब परखो जब सारा धन छिन जाए, यानी गरीबी आ जाए। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। एक बात बताइए, क्या अपने ही दोस्तों, परिवार या जीवन साथी को हर वक्त ऐसे टेस्ट करते रहना, क्या ये थोड़ा ज्यादा संशयवादी या सिनिकल नजरिया नहीं है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब अगर मैं हर वक्त बस यही सोचता रहूं कि देखते हैं मेरे बुरे वक्त में ये क्या करेगा, तो क्या ये मेरे रिश्तों में जो एक स्वाभाविक और मासूम सा भरोसा होता है उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगा? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और आज के आधुनिक नजरिए से ये बहुत अजीब भी लगता है। लेकिन हमें ये गहराई से समझना होगा कि चाणक्य आपको हर वक्त शक करने की बीमारी पालने को नहीं कह रहे हैं। अच्छा। वे आपको कृत्रिम रूप से जाल बिछाकर लोगों को फंसाने के लिए नहीं कह रहे। हाँ, वो तो बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा। बिल्कुल। वे कह रहे हैं कि जब जिंदगी खुद कोई जाल बिछाए, जब वास्तव में कोई बड़ा संकट आए, तब अपनी आंखें खुली रखिए। बस इतनी सी बात है। समझ रहा हूँ। अक्सर होता क्या है कि हम अपने करीबियों की गलतियों या उनके धोखे को बस नज़रअंदाज कर देते हैं। हम रेड फ्लैग्स को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें उस रिश्ते की आदत पड़ चुकी होती है। हाँ, हम सच का सामना नहीं करना चाहते। एकदम। तो चाणक्य कह रहे हैं कि जब संकट आए और कोई आपका साथ छोड़ दे, तो उसे माफ करके दोबारा उसी जगह पर मत बिठाइए। उस डेटा का इस्तेमाल कीजिए। ओहो। संकट एक स्कैनर की तरह है जो इंसान का असली चरित्र बाहर ले आता है। ये अविश्वास नहीं, ये अपनी रक्षा के लिए जरूरी सतर्कता है। मतलब जब हकीकत सामने आए तो उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है, ना कि वैसी जैसी आप चाहते थे कि वो हो। एकदम सही बात। ये बहुत ही भारी बात है। और देखिए, अगर आपको अपनी सुरक्षा को इतनी अहमियत देनी है तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। हाँ, प्रायोरिटीज। श्लोक 6 और 13 के आधार पर हमारे श्रोतों में प्राथमिकताओं का एक बहुत ही स्पष्ट पिरामिड दिया गया है। चाणक्य कहते हैं कि भविष्य के कठिन समय के लिए धन की बचत करना बेहद जरूरी है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। बिल्कुल। धन वो हथियार है जो आपको समाज में सुरक्षित रखता है। लेकिन इसके आगे जो वे कहते हैं वो मुझे सच में हैरान करने वाला लगा। अच्छा। वे कहते हैं कि अगर परिवार या पत्नी की रक्षा की बात आ जाए तो उस धन का खुशी खुशी त्याग कर देना चाहिए। हाँ, रिश्ते धन से ऊपर है। और पिरामिड के सबसे ऊपर वे कहते हैं कि अपनी खुद की आत्मा, अपने सम्मान और अपने जीवन की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो धन और परिवार दोनों का त्याग किया जा सकता है। जो व्यक्ति नाशवान यानी टेम्परेरी चीजों के पीछे भागकर स्थायी चीजों को छोड़ देता है, वो अंततः दोनों को खो देता है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ये खुलेआम स्वार्थ को बढ़ावा देना नहीं है? देखिए, अगर आप इसे सतह से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्वार्थ लगेगा। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इसे सर्वाइवल के चश्मे से देखिए। चाणक्य इसे धर्म का उच्चतम नियम मानते हैं। वो कैसे? सोचिए, अगर एक व्यक्ति खुद ही शारीरिक, मानसिक
या आत्मिक रूप से नष्ट हो गया तो वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगा? जो इंसान खुद डूब रहा है वो किसी और को नहीं बचा सकता। ये पॉइंट तो है। अगर हम इसे नाशवान बनाम स्थायी के नजरिए से देखें तो धन और रिश्ते भौतिक चीजें हैं जो आ जा सकती हैं। हाँ। लेकिन आपका अस्तित्व, आपकी क्षमता, आपका जो कोर है वो स्थायी है। अगर एक जीवित और सक्षम व्यक्ति बच गया तो वो शून्य से दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। वो दोबारा धन कमा सकता है, दोबारा परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन अगर उसने भौतिक चीजों को बचाने के चक्कर में खुद को ही खो दिया तो फिर तो खेल वहीं खत्म हो जाता है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल हवाई जहाज वाली उस चेतावनी की तरह हो गया जो एयर होस्टेस उड़ान से पहले देती हैं। अरे हाँ, वो ऑक्सीजन मास्क वाला। बिल्कुल वही। आपात स्थिति में दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि यार ये कितनी स्वार्थी बात है। अगर मेरे साथ कोई छोटा बच्चा बैठा है तो मैं पहले अपनी जान की बचाऊं। हाँ, इमोशनली ये गलत लगता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर आप ही ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए तो आप उस बच्चे की भी मदद नहीं कर पाएंगे। आप खुद सुरक्षित होंगे तभी किसी और के काम आ पाएंगे। एकदम सही। और ये सिर्फ व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। अच्छा, चाणक्य ने राष्ट्रों के पतन को भी देखा था। जो राजा अपने मूल सिद्धांतों और अपने राष्ट्र की आत्मा को दांव पर लगाकर सिर्फ खजाना या अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः सब कुछ खो देते हैं। बहुत गहरी बात है। आपको हर हाल में अपनी बुनियाद को बचाना होता है। तो अगर अपनी रक्षा करना सबसे जरूरी है तो इसके लिए आपका वातावरण भी तो सही होना चाहिए ना। बिल्कुल, माहौल बहुत मैटर करता है। आप किसी दलदल में खड़े रहकर तो सरवाइव नहीं कर सकते। और यहीं से स्रोत सामग्री हमें चाणक्य की उस चेकलिस्ट की तरफ ले जाती है जिसमें वो बताते हैं कि इंसान को अपनी जड़ें कहाँ जमानी चाहिए। हाँ, वो श्लोक 8, 9 और 10 वाला हिस्सा। जी, वे बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए जहां आपका आदर ना हो, जहां रोजगार का कोई साधन ना हो, जहां कोई मित्र ना हो और जहां ज्ञान प्राप्त करने का कोई जरिया ना हो। इन 4 पैमानों को ध्यान से देखिए: सम्मान, पैसा, रिश्ते और ग्रोथ। चाणक्य कह रहे हैं कि अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो जगह आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। हाँ। जहां सम्मान नहीं वहां आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जहां आजीविका नहीं वहां आप दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। और इसके उलट वे एक आदर्श स्थान को भी परिभाषित करते हैं। हाँ, वो 5 चीजें। वे कहते हैं कि किसी भी रहने लायक जगह पर 5 चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। पहला, एक धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक वेद पाठी ब्राह्मण या ज्ञानी। तीसरा, एक राजा। चौथा, एक नदी। और 5वां, एक वैद्य। बिल्कुल। अब अगर हम आज के समय में देखें तो क्या ये किसी बेहतरीन स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने ये 5 चीजें ही क्यों चुनी? हाँ, यही सोचने वाली बात है। इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। देखिए, धनवान व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक अमीर आदमी से नहीं है। इसका मतलब है उस जगह पर कैपिटल या पूंजी का होना। अच्छा, इकोनॉमी। हाँ, पूंजी होगी तो व्यापार होगा, रोजगार मिलेगा। ब्राह्मण या ज्ञानी का मतलब है एक मजबूत शिक्षा और इनोवेशन का ढांचा। राजा का मतलब है ऐसा प्रशासन जो कानून और व्यवस्था लागू कर सके। नदी का मतलब है प्राकृतिक संसाधन, पीने का पानी और एक लॉजिस्टिक नेटवर्क। और वैद्य मतलब हेल्थ केयर। एकदम सही, एक रिलायबल हेल्थ केयर सिस्टम। चाणक्य कोई यूटोपिया या सपनों का शहर नहीं बना रहे थे, वे एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे थे जो अपने आप चल सके। सच में ये हैरान करने वाला है कि 2000 साल पहले कोई इतने प्रैक्टिकल तरीके से अर्बन प्लानिंग और समाज के ढांचे के बारे में सोच रहा था। हाँ, उनकी दूरदृष्टि कमाल की थी। इसे आज के कॉर्पोरेट जीवन से भी बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। सोचिए, कोई इंसान किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां उसे हर महीने अच्छी सैलरी तो मिल रही है लेकिन कोई सम्मान नहीं है। टॉक्सिक वर्कप्लेस। हाँ, बॉस रोज बेइज्जत करता है और कुछ नया सीखने को भी नहीं मिल रहा। कई लोग सिर्फ उस सैलरी की सुरक्षा के लिए वहां टिके रहते हैं, जो कि बहुत आम बात है आजकल। लेकिन चाणक्य के हिसाब से वो आरामदेह स्थिति दरअसल एक धीमा जहर है। क्या सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपनी मेंटल ग्रोथ को रोक देना खुद को खत्म करने जैसा है? हाँ, पूरी तरह से। केटी चाणक्य साफ कहते हैं कि जहां लोगों में डर, शर्म, बुद्धिमत्ता या दान की भावना ना हो वहां एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। एक दिन भी नहीं? जी।
एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जहां किसी को गलत काम करने में शर्म ना आए या जहां किसी के प्रति कोई सहानुभूति ना हो, वो टॉक्सिक है। आप सोच रहे हैं कि आप सेफ हैं क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन असल में आपकी क्षमता और आपका आत्मसम्मान हर रोज घट रहा है। ऐसे माहौल से निकलना ही सबसे बेहतरीन रणनीति है, भले ही शुरुआत में थोड़ी आर्थिक तकलीफ ही क्यों न उठानी पड़े। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में यही सही फैसला होता है। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमने एक सही शहर चुन लिया, एक अच्छी कंपनी चुन ली, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या अब हम चैन की सांस ले सकते हैं? चाणक्य ऐसा नहीं मानते। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि नहीं। जी। चाणक्य फिर से एक चेतावनी देते हैं। श्लोक 14, 15 और 16 में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, वो खतरे वाली लिस्ट। अब देखिए, यहाँ मैं स्रोतों में जो लिखा है उसे बिना किसी तरफदारी के बस तथ्यात्मक रूप से सामने रख रहा हूँ। श्रोताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि किन पर कभी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। नदियां, हथियार रखने वाले लोग, सींग और नाखून वाले जानवर, स्त्रियां और राजघराने के लोग। जी। लेकिन ठीक इसी के साथ वे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो एकदम विपरीत लगती हैं। अच्छा, वो कौन सी? वो कहते हैं कि विष में से अगर अमृत निकले तो उसे पी लेना चाहिए। गंदगी में अगर सोना पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। किसी नीच कुल के व्यक्ति से भी सर्वोत्तम ज्ञान मिले तो ले लेना चाहिए, और खराब परिवार से भी गुणवान कन्या मिले तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, ये दोनों बातें साथ में है। मुझे इन दोनों बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास कैसे? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि फला लोगों या परिस्थितियों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। हाँ। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जहां से भी जो अच्छी चीज मिले उसे अपना लो। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? देखिए, पहली बार पढ़ने पर ये विरोधाभास ही लगता है, लेकिन असल में ये चाणक्य की सोच के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यू एक्सट्रैक्शन। थोड़ा और समझाइए इसे। जब वे नदियों, हथियारबंद लोगों, जानवरों या राजघराने के लोगों पर भरोसा नहीं करने की बात करते हैं, तो वे आपको अनिश्चितता के खतरे समझा रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बिल्कुल। नदी का कोई भरोसा नहीं, वो कब रास्ता बदल ले या कब बाढ़ ले आए। हाँ, वो तो नेचर है। और हथियार, जिसके पास है या जो सत्ता में बैठा है, जैसे राजघराने के लोग, उनके पास आपसे ज्यादा ताकत है। वो कभी भी अपने मूड या फायदे के लिए आपको कुचल सकते हैं। ये सिर्फ खतरे को भांपने की बात है। यानी ये उन ताकतों से दूरी बनाने की बात है जो कभी भी बेकाबू हो सकती हैं और जिनके सामने आप एकदम कमजोर पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और अब दूसरी बात पर आते हैं, गंदगी से सोना या विष से अमृत निकालना। ये आज के वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा है। अच्छा। हाँ, हम अक्सर चीजों को उनके आवरण या उनके बैकग्राउंड से जज करते हैं। आज के कैंसल कल्चर को ही देख लीजिए। वो तो बहुत चल रहा है आजकल। अगर कोई अच्छी बात किसी ऐसे इंसान ने कही है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम उस बात को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। हाँ, हम इंसान को जज करते हैं, बात को नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सोने का सिक्का अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। बिल्कुल नहीं होती। एक समझदार इंसान उसे उठाएगा, धोएगा और अपनी जेब में रख लेगा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सिक्का कहाँ पड़ा था। उसे उसकी असली वैल्यू पता है। क्या बात है। इसी तरह ज्ञान, गुण और अमृत जहां से भी मिले, बाहरी सुंदरता या खराब बैकग्राउंड को दरकिनार करके उन्हें तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। इसका मतलब है कि किसी के बाहरी रूप को देखकर ना तो उससे धोखा खाना है और न ही किसी कीमती चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देना है क्योंकि वो अच्छी जगह से नहीं आ रही है। एकदम सही। आपको हर चीज की असली वैल्यू पहचानने की नजर विकसित करनी होगी। और यही वो नजर है जो चाणक्य अपने इस पहले अध्याय के जरिए हम सबको देना चाहते हैं। वे आपको एक खुले दिमाग वाला लेकिन साथ ही एक बेहद सतर्क इंसान बनाना चाहते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? कि चाणक्य नीति का ये जो पहला अध्याय है, ये केवल कुछ पुराने श्लोकों या नैतिक नियमों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये एक सचेत, बुद्धिमान और सुरक्षित जीवन जीने की एक बहुत ही ठोस, व्यावहारिक और रणनीतिक नींव है। ये हमें उन काल्पनिक सपनों की दुनिया से झकझोरकर बाहर निकालता है जहां हम ये सोचकर बैठे रहते हैं कि मेरे साथ तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, और हमें कठोर, नंगी वास्तविकता के लिए तैयार करता है। सही मायने में यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान को एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। हाँ,
मुश्किल समय में भावनाओं में बहने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें, अपने विकास के लिए सही वातावरण कैसे चुनें और दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच अपना रास्ता कैसे बनाएं। बिल्कुल। अच्छाई और नैतिकता अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मरक्षा की समझ और यथार्थवाद नहीं है ना, तो ये दुनिया आपको बहुत आसानी से कुचल देगी। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे दुनिया की तस्वीर थोड़ी कड़वी जरूर दिख सकती है, लेकिन वो एकदम साफ होती है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होता। एकदम सही बात कही आपने। और इसके साथ ही हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, मैं चाहता हूं कि श्रोताओं के लिए इस पूरी चर्चा के आधार पर हम एक सवाल छोड़ें। ये एक ऐसा सवाल है जो चाणक्य के इस पूरे यथार्थवादी दर्शन को चुनौती भी देता है और उसे समझने का एक नया नजरिया भी देता है। बताइए, क्या सवाल है? अगर चाणक्य हमें हर कदम पर अपने हितों की रक्षा करने, अपने हर करीबी व्यक्ति को संकट की कसौटी पर परखने और जिंदगी की हर परिस्थिति को एक रणनीतिक नजरिए से देखने की इतनी कड़ी सीख देते हैं, तो क्या उनके इस यथार्थवादी दर्शन में बिना किसी शर्त के भरोसे यानी अनकंडीशनल ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए कोई जगह बचती भी है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर मानवीय जीवन में हर रिश्ता, हर दोस्ती, चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों न लगे, अंततः केवल एक कूटनीतिक समझौता है जिसे हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखकर ही निभाना चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर विचार जरूर कीजिएगा